नमस्कार। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल की तरफ से। सभी हमारे दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज फ्राइडे यानी कि कोविड डे। आज हम कोविड के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे हमने पहले बताया था वैसे आज उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। क्या है वो टॉपिक? इज एंटीबॉडी टेस्टिंग नेसेसरी आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन? कोविड का टीका लगाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट करवाना जरूरी है क्या? तो चलो देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एंटीबॉडी टेस्ट करवाने का सोच रहे हैं, तो वो करवाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है वो समझने की कोशिश करते हैं। हर वक्त की तरह 5 पॉइंट एजेंडा, 5 पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और वो 5 पॉइंट होंगे: रोग प्रतिकारक शक्ति क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, कितने तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज कोविड में कॉमनली मेजर किए जाते हैं, और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमें वैक्सीनेशन के बाद, टीका लगवाने के बाद कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति क्या है? वैसे तो हमने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का एक पूरा एपिसोड बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया था, पर जो दो चीज आज के लिए रेलेवेंट है उसके बारे में बात करेंगे। शरीर में दो तरह की रोग प्रतिकारक शक्ति होती है किसी भी रोग के सामने। एक ह्यूमोरल जो बी सेल से होती है, और दूसरी सेल मीडिएटेड कोषों से अभिव्यक्त होती हुई टी सेल से होती है। ये जो टी सेल अपने होते हैं ये हमारे सोल्जर्स है, सैनिक है। उनको दुश्मन का चेहरा हमेशा के लिए याद रहता है, पर वो फिर अपने थाने में जाके बैठ जाते हैं। जब भी कभी दुश्मन दिखाई देता है कहीं पर भी, तो वो खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं, उनके पास वेपन है या नहीं है। और ये जो ह्यूमोरल बी सेल इम्यूनिटी है जो कि एंटीबॉडीज के द्वारा व्यक्त होती है, वो उन सैनिकों के हथियार है। जिसका मतलब ये है कि अगर बी सेल वाली इम्यूनिटी ना हो तो भी टी सेल वाली इम्यूनिटी अकेली ही दुश्मन के लिए काफी हो सकती है, शरीर लड़ सकता है। अगेन इसका मतलब यह है कि अगर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होते हैं तो भी हो सकता है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सोल्जर सैनिक, वो डेवलप हुए हैं और उनकी मदद से रोगों के सामने शरीर लड़ सकता है। चलो देखते हैं ये एंटीबॉडीज क्या है। तो एंटीबॉडीज बेसिकली शरीर का प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जो दुश्मन के आने पर, दुश्मन को देखे जाने पर शरीर बनाता है, और ये खून में घूमता फिरता है। और उस खून में जब हम खून बाहर ड्रॉ करके उसे लेबोरेटरी में जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एंटीबॉडीज, वो प्रोटीन्स है या नहीं है। दो चीज तो हमने समझ ली। तीसरी बात करते हैं, कितने तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। तो बेसिकली 5 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, 5 तरह के प्रोटीन, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, डी, एम और ई के नाम से जानते हैं। उसमें से डी और ई का रोल यहां पर नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए का रोल कोविड के रोग के सामने, कोविड के जीवाणु के सामने, कोविड के वायरस के सामने, कोविड के विषाणु के सामने कितना है वो अभी मालूम नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम और जी दोनों का डेफिनेट रोल है, और वो मेडिकल साइंस पता कर चुका है। हर विषाणु या जीवाणु के सामने, बैक्टीरिया और वायरस के सामने शरीर इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दो तरह के एंटीबॉडीज हमेशा बनाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम सबसे पहले उपस्थित होता है, खून में दिखाई देता है, पहले हफ्ते भर में वो हाजिर होता है, पर वो लंबा नहीं टिकता है। करीबन हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो खून में से निकल जाता है। तो वो अपनी पहली रो ऑफ डिफेंस है, रक्षण की सबसे पहली हरोड़ है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इसका मतलब है कि किसी भी रोग होने से पहले हफ्ते में अगर आप खून की जांच करवाओ तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम दिखाई देंगे।
या फिर अगर इम्यूनोग्लोबुलिन एम दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप करना शुरू कर दिया है, पर यह लंबा टिकेगी नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी किसी भी रोग के सामने लंबी रोग प्रतिकारक शक्ति का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये लंबा टिकते हैं। पर ये लंबे शब्द का मतलब अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग है। किसी रोग में ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी 6 महीना टिकते हैं, कहीं पर वो साल भर, कहीं पर 5 साल और कहीं पर 20 साल तक, जैसे कि हेपेटाइटिस बी में। तो अलग अलग विषाणु जीवाणु के सामने ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी की आयु अलग अलग है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा में वैक्सीन देने पर करीबन 11 महीने तक इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहते हैं, जो हमें इन्फ्लुएंजा के वायरस, खासतौर से स्वाइन फ्लू के वायरस से प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये जो एंटीबॉडीज है 5 तरह के, वो कैसे डेवलप होते हैं? तो वो साधारणतः रोग से भी डेवलप हो सकते हैं और वैक्सीन से भी डेवलप हो सकते हैं। वो कहां पर असर करते हैं? ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो एस और एन प्रोटीन जो वायरस का होता है उसके ऊपर असर करता है, जो कि उनके स्पाइक में होता है। स्पाइक के प्रोटीन की मदद से वायरस फेफड़ों के कोशों के साथ ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। वैक्सीन या फिर एंटीबॉडीज उस जो रिसेप्टर बाइंडिंग एरिया है वहां पे जाके जुड़ जाते हैं और वायरस को जुड़ने से रोक लेते हैं। और इसीलिए वायरस खासतौर से फेफड़ों के कोशों के साथ और अन्य ACE2 कोशों के साथ जुड़ता नहीं है, और इस तरह से वायरस कोशों के अंदर एंट्री नहीं ले पाता है, सेल के अंदर एंट्री नहीं ले पाता है। कोई भी वायरस अपने आप में जीवित नहीं रह सकता है। उसे जिंदा रहने के लिए आरएनए या डीएनए चाहिए, जो कि और जीवित कोश में से ही मिल सकता है। यानी कि वायरस जिंदा रहने के लिए किसी कोश में दाखिल होना जरूरी है। और जो एंटीबॉडीज है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो कि या तो रोग होने से पैदा हुए हैं या हमने वैक्सीन लेकर पैदा किए हैं, वो वायरस को उस कोष के साथ जुड़ने से रोक लेते हैं और इस तरह से शरीर को होता हुआ नुकसान रोकते हैं। पर ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी वायरस को शरीर में दाखिल होने से रोक नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ वायरस शरीर में दाखिल होता है तब वो काम करना शुरू करते हैं। और इसीलिए कोई भी वैक्सीन संक्रमण अटका नहीं सकती, रोक नहीं सकती। वो सिर्फ संक्रमण के सामने आपकी ताकत बढ़ा सकती है। वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हो, वो डेंगू की वैक्सीन हो, या फिर वो कोविड की वैक्सीन हो। और इसीलिए ये खतरा, संक्रमित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि ये बात अलग है कि वैक्सीन लेने पर जो भी संक्रमित होते हैं उनको बहुत माइल्ड डिजीज होता है, क्योंकि उनको लड़ने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी मिले हुए हैं। तो हमने 4 चीजें देख ली। अब बात करते हैं कौन से एंटीबॉडीज हम मेजर करते हैं। तो दोनों तरह के एंटीबॉडीज हम मेजर करते हैं, आईजीजी और आईजीएम। जब दोनों को साथ में हम मेजर करते हैं तो उसे टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन मेजरमेंट कहते हैं, जिसका ज्यादा मायने नहीं है। ज्यादातर हम लोग स्पाइक प्रोटीन के सामने डेवलप हुए इम्यूनोग्लोबुलिन जी खून में से मेजर करते हैं। इसके लिए खून किसी भी समय पे लिया जा सकता है, भूखा रहने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट क्वाइट चीप है, 600 रुपए में हो जाता है। तो अब सवाल आता है, 600 रुपए में हो जाता है, आसानी से होता है, घंटे 1.5 घंटे में रिपोर्ट मिल जाता है, तो क्या हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए? उसका जवाब लेने से पहले 4 चीजें समझ लें जिसके कारण पूरी कंफ्यूजन इम्यूनोग्लोबुलिन जी के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1, अपने को पता नहीं है, मेडिकल साइंस को इस वक्त पता नहीं है कि जो रोग के कारण या वैक्सीन के कारण इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज पैदा हुए हैं वो खून में कितने अरसे तक रहेंगे। इन्फ्लुएंजा के वायरस के सामने जैसे हमने बताया 11 महीने रहते हैं, पर वो वायरस को हम लंबे अरसे से जान रहे हैं। कोविड वायरस को हम सिर्फ 15 महीने से समझ रहे हैं। तो इस वक्त हमें पता नहीं है कि ये जो एंटीबॉडीज है वो कितना खून में रहेंगे। पहले ऐसा माना जाता था कि रोग अगर सीरियस है, कोविड किसी को सीरियस हुआ है,
आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, अगर ये सब हुआ है तो उनमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, टाइटर भी ज्यादा होता है और एंटीबॉडीज लंबे अरसे तक टिकते हैं। पर उस पर भी इन दिनों में सवालिया निशान है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको पहली लहर में कोविड सीवियर होने के बावजूद दूसरी लहर में हुआ है। तो हो सकता है कि रोग के कारण जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति, जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं वो लंबा ना टिकते हो, और इसीलिए वैक्सीन रोग जिनको हुआ है उनको भी जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोग होने के बावजूद भी एंटीबॉडीज डेवलप ही नहीं होते हैं, और ये भी पता नहीं कि क्या नेक्स्ट इन्फेक्शन से ये एंटीबॉडीज बचा पाते हैं। साधारणतः हम ऐसा मानते हैं कि संक्रमित होने से नहीं बचा पाते हैं, पर सीरियस डिजीज होने से डेफिनेटली एंटीबॉडीज बचा पाते हैं। तो इन चार चीजों को समझने के बाद आखिरी सवाल पर आते हैं कि क्या टीका लगाने के बाद हमें एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाना चाहिए, और मेरा जवाब है ना। क्यों ना? नंबर वन, हमें इस वक्त ये मालूम नहीं है कि कोविड के सामने की रोग प्रतिकारक शक्ति कौन सी ज्यादा काम कर रही है। जो पहले हमने बताई वो सोल्जर वाली यानी टी सेल वाली, या फिर एंटीबॉडीज वाली यानी कि बी सेल वाली, या फिर दोनों। हो सकता है ये एंटीबॉडीज सिर्फ मेजर किए जाते हैं, उनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट कोई नहीं है, सिर्फ वो सोल्जर्स टी सेल्स ही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसके टाइटर के बारे में, इसके प्रमाण के मात्रा में, इसके मात्रा के बारे में इस वक्त हमें कुछ भी नहीं मालूम। किसी की मात्रा 400 है, किसी की 300 है, किसी की 19 हो गई। क्या 400 में से 19 होने से खतरा बढ़ता है? इस वक्त हमें नहीं मालूम। फॉल्स पॉजिटिव, अगर गलत तरीके से टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आया और अच्छा टाइटर आया तो लोग केयरलेस बन जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि संक्रमित होने का खतरा इसके बावजूद भी हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव आया तो लोग पैनिक हो जाते हैं, हम में रोग प्रतिकारक शक्ति ही नहीं है। ये दोनों चीजें गलत है। और अगर एंटीबॉडीज है या नहीं है, डेवलप हुई या नहीं है, पर वैक्सीन लेने के बाद या रोग होने के बाद टी सेल इम्यूनिटी, वो जो सोल्जर वाली इम्यूनिटी है, वो तो हमेशा है ही है। तो आप पूछेंगे कि तो फिर हम ये एंटीबॉडीज क्यों मेजर करते हैं, ये टी सेल वाली इम्यूनिटी, वो सिपाही वाली इम्यूनिटी क्यों मेजर नहीं करते हैं? इसलिए कि इस वक्त हमारे पास वो सिपाही वाली टी सेल वाली इम्यूनिटी मेजर करने के कोई उपाय, टूल्स या इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जो भी है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में है, जो कि रिसर्च या ट्रायल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत कम लोगों पे इस्तेमाल हुए हैं और उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। पर इस वक्त ये टी सेल इम्यूनिटी मेजर करने के हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो जब तक टी सेल मेजर करने के उपाय नहीं है और जब तक एंटीबॉडीज के टाइटर का महत्व हमें मालूम नहीं है, तब तक एंटीबॉडी का टेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं रहता है। क्योंकि एंटीबॉडीज होने पर भी फिर से संक्रमण तो हो ही सकता है, और एंटीबॉडीज न होने पर भी वो टी सेल तो आपको बचा ही सकते हैं। सो जानने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से दोनों तरह की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। पर वैक्सीनेशन के बाद ये एंटीबॉडीज मेजर करने का कोई फायदा दिखाई नहीं देता है। हाँ, दो तीन परिस्थितियां ऐसी है कि जिसमें एंटीबॉडीज मेजर करने से फायदा है। मान लो कि आपको कोई ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको कोविड की कोई हिस्ट्री नहीं है, डॉक्टर वुड लाइक टू कंफर्म, डॉक्टर ये नक्की करना चाहेंगे कि आपको पहले कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है आपको कोविड हुआ और आपको पता भी नहीं चला हो। ऐसे मौकों पर ये एंटीबॉडीज काम आते हैं। अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आते हैं तो डॉक्टर कह सकते हैं कि आपको कोविड ऑलरेडी हो चुका है और ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो शायद कोविड की वजह से है। ये एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें कोविड एंटीबॉडीज बहुत काम लगते हैं। तो कोविड वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट करवाना या नहीं, जवाब है ना। आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, हो सकता है उनके पास कोई साइंटिफिक रीजन है तो ही ये टेस्ट करवाना है। अगर आपने ये टेस्ट करवा लिया है, आपका रिपोर्ट अच्छा है या बुरा है, पहले अच्छा था और अब बुरा हो रहा है, तो भी
डू नॉट लेट योर मास्क अनकवर योर नोज एंड माउथ। मास्क को मत हटाइए, चेहरे पर से हटने मत दीजिए, क्योंकि वन कैन से दैट मास्क इज स्टिल द बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल। सबसे बड़ा हथियार हमारा कोविड के सामने मास्क ही है। वैक्सीन हमें एडिशनल एक ज्यादा कवच दे रही है, पर सबसे बड़ा कवच है मास्क। सो वैक्सीन ले लीजिए, एंटीबॉडीज करवाने की जरूरत नहीं है अनलेस योर डॉक्टर सेज सो, एंड मास्क इज स्टिल द बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल। तो आज यहां पर ही रुकेंगे। जैसे पहले बताया है, अगले मंगलवार को हम बात करेंगे खाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें। इसके पहले एपिसोड के बहुत सारे प्रतिभाव आए हैं। कई लोग हमें बता रहे हैं कि हम दूसरे एपिसोड के लिए वेट कर रहे हैं। तो दूसरा एपिसोड आ रहा है अगले मंगलवार को, जहां पर हम अलग अलग तरह के तेल को कंपेयर करेंगे एंड देन विल कम आउट विथ अ फाइनल डिसीजन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने लाइक माइंडेड पीपल में फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ फैलाइए। अगर आप आज तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को प्रेस कीजिए। जितने मेंबर्स ज़्यादा बनेंगे उतना ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आज के लिए नमस्कार, गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।